बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जिस मुकदमे पर बात करेंगे उसका ताल्लुक एक मजलूम बाप से है जिसका ये कहना है कि उसके अकलौते और कमसन 14 साल बेटे को बेदर्दी से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया और उससे पहले उसे मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये केस क्या है ये तो आप जान पाएंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन साथ ही साथ एक अहम बात आज के प्रोग्राम में जो आप देखेंगे वो कानून और इखलाकियात के बीच का फर्क है। और साथ ही साथ आपको ये भी नजर आएगा आज के प्रोग्राम में कि हमारे जो तफ्तीशी निज़ाम है, हमारे जो तफ्तीशी निज़ाम होता है अदालत में केस पहुंचने से पहले, उसमें क्या मराहिल होते हैं और उन मराहिल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या सुकम है। आइए आपको आज का मुकदमा दिखाते हैं। मैं आपके सामने हूँ, जिंदा लाश हूँ मैं। जीने का कोई मकसद नहीं है। अगर जी भी रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि बेटियां हैं। बेटियों को कहाँ लेके जाऊँ मैं? रियाज हुसैन और उसकी बीवी नुसरत फातिमा 13 साल मासूम एहसान हैदर के बदनसीब वालिदैन हैं जो कि अपने बुढ़ापे के वाहिद सहारे और अपनी 5 बेटियों के इकलौते भाई को 3 साल पहले खो चुके। मेरी बेटियां जब जाती हूँ तो बहुत उल्टे सीधे सवाल करती है, मामा भाई का इंसाफ कब मिलेगा? लोगों के भाई है, हमारा भाई किधर है? मैं क्या करूँ? कस्मा पुरसे की इस जिंदगी में जहाँ इनका बेटा मारा गया वहीं इनके घर का वाहिद कफील भी छीन लिया गया। एक मेरे पास बेटा तो 5 मेरी बेटी है। मेरे पास और कोई पूंजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की। जब मेरे बेटे की डेथ की खबर मुझे पहुंची कि उन्होंने बच्चा कर दिया कत्ल, मेरे कुछ पता नहीं मैंने क्या हुआ है आगे, लेकिन मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। 3 साल से मैं लोगों के बर्तन धो रही हूँ, खुद से मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है सही। एहसान हैदर की वालिदा जो कि फालिज के बायस ठीक से चल फिर नहीं सकती, लोगों के घरों में काम करती है और इतनी मुशक्कत से जो कमाती है कोर्ट कचहरी के चक्रों में उजाड़ बैठती है, मगर इंसाफ है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये 2.5 साल हो चुके हैं हम अदालतों के चक्कर लगा लगा के तंग आ गए हैं। हम जो पैसा कमा रहे हैं वो अदालत में लगा रहे हैं। मेरी बच्चियों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मेरी बच्चियां रोल रही हैं और मैं खुद इधर रोल रही हूँ। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। एक बेकसूर मेरे बच्चे को कत्ल की गया, ऊपर से मुझे ये सजा मुझे मिल रही है कि मैं और मेरे मियाँ हम जलालत की जिंदगी लाहौर में गुजार रहे हैं। ये कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। और जो पैसा ये कमा रहे हैं और जो मैं कमा रही हूँ, लोगों के बर्तन धो के मैं सारा अदालत में लगा रही हूँ। हमें बताए हम कहाँ पे जाए। रियाज हुसैन का बेटा जो महज 13 साल का था, एक डांस एकेडमी में हेल्पर का काम करता था। एक रोज उसके मालिकान ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसको तशद्दुद करके हलाक कर दिया। अब हमें तो यही बताया गया है कि आपके बेटे ने डैग चोरी की है, लेकिन मेरा बेटा चोर नहीं था। मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की। मेडिकल एविडेंस ने एक और ही तरफ इशारा दिया और वो ये कि उनके बेटे के साथ मुबैना ज्यादती करके उसको डंडों से मार के हलाक किया गया और 3 साल से उसके वालिदैन अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, मगर उनको इंसाफ नहीं मिल सका। बेरहमी से मेरे बच्चे को कत्ल किया। उनको चाहिए, मुझे गवर्नमेंट को, नवाज शरीफ साहब को मुझे इंसाफ देना चाहिए। तो मैं हाथ बन के वजीर साहब हुए, मैं कहना कि खुदा दा वास्ता है तो मेरा इंसाफ करो। रियाज हुसैन अदालत में अपने बेटे के केस की एक और तारीख पर आज मौजूद है। हमने अदालत जाकर रियाज हुसैन से वाक़े और अदालती कार्रवाई के हवाले से तफसील से बात की। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सेशंस कोर्ट लाहौर में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस मुकदमे के मुद्दई मोहम्मद रियाज हैं जिनके बेटे का कत्ल हुआ है। पहले मैं उनसे बात करूँगा, फिर इनके वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रियाज साहब, क्या बताएंगे हम इस केस के हवाले से? पहले मेरे बच्चे नाले में जालिमा ने ज्यादती की थी। ज्यादती करके बाद मंजी ते बन के ते मेरे बच्चे ने डांगा छोटे मारते रहे ते मेरे बच्चे ने मार छड़िया। मार तो पहले ही गया सी, वो तो किन्ना बहाना लोगों बनाया भाई असी डांगा छोटे नाल मारने। आप कह रहे हैं कि उसके साथ जो ज्यादती की गई उसकी वजह से वो मर गया? हाँ जी, उसकी वजह से मोया मेरा बच्चा। मैं कितनी उम्र थी उसकी? 14 साल जी, मलूक जी बच्चा सी। और ये जो ज्यादती वाली बात आप कर रहे हैं जी, ये मेडिकल रिपोर्ट से साबित होती है? जी हाँ, होती है जी, होती है। हाँ जी, डीएन रिपोर्ट भी आई है जी। आपको इस वाक़े का कैसे पता चला? जी असी अकैडमी गए जी, अकैडमी बंद सी, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ
ਅਕੈਡਮੀ ਬੰਦ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬੱਧਾ ਆ, ये छाड़ के जनाब भज बगे। और ये आपका बच्चा उनके साथ वहाँ पे मुलाजमत करता था? जी मुलाजमत करता था। क्या काम करता था? ये जी अकैडमी सी इन्हां दी शाहनूर स्टूडियो दे कोल जी, यशूम मार्केट। ठीक है। उत्थे जी ये चाह पानी बच्चा मेरा लिया के इन्हां नूं देंदा दुंदा सी। पुलिस भी आ गई है, पुलिस नूं भी इतला किसी दित्ती है भाई ऐ वाकया हो गया। पुलिस आ गई है जनाब उत्थे मौके दे उत्ते। उन्हें मैंने आखे दरखास्त लिख के दे। मैं कहा जी मैं अनपढ़ बंदा, मैं कदी नहीं लिखिया, मैं अंगूठा लाना। उत्थे एक मुंडा खड़ा सी। अच्छा, ये लोग मौके से भाग गए आपको देखकर? हाँ जी। और फिर आपने अपने बच्चे को देखा जाके तो उसकी मौत वाकया हो चुकी? हाँ जी। फिर आपने पुलिस को इतला दी? नहीं पुलिस नूं जी मैं नहीं इतला दी, पुलिस उत्थे गश्त फिर रही सी। अच्छा। वो बच्चे आखे कि मैं दरखास्त लिख के देना, मैं जी उन्होंने दस्या उन्हें दरखास्त जी बच्चे लिख के दे दी। कितने मुलजिमान को नामजद किया आपने FIR में? ये साडा जिहड़ा असल ना 5 मुजरम ने जनाब, वो विच उन्हां दे नाल मुनव्वस ने, लेकिन मेरा जिहड़ा बच्चा है ना ज्यादती नाले ना त्यो तिन्ना प्यो पुत्रा कीता। FIR में आपने 5 मुलजिमान को नामजद किया है? 5 को जी नामजद जी किया जी जी। और उनमें से 3 आप कह रहे हैं कि वो एक बाप और 2 बेटे हैं? हाँ जी, जिन्ना कोल मेरा बच्चा रहेगा। नहीं आती है रियासत, मेरी बात सुने जी कि जी। जिस तरह का इल्जाम आप लगा रहे हैं हाँ जी। कि ज्यादती की है, मैं जी ये जी। नहीं कह रहा कि सच्चा है झूठा है, फैसला तो अदालत ने करना जी जी। है, लेकिन एक बाप अपने 2 बेटों के साथ मिलकर किस तरह से ज्यादती कर सकते हैं? बात समझ में नहीं आती। बात सुनो मेरी, सुनो। अंदर इन्ना बच्चे नूं पहले अंदर इन्ना बद्दी रखा बच्चे नूं अंदर, ठीक है। दरवाजा ज्यादती किसने की आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे नाल खुरम ने ज्यादती की। खुरम? मैं हाँ जी बिल्कुल। वो कौन है? वो बेटा है? वो बेटा है सदीक। और बाप का क्या नाम है? सदीक। सदीक है। सिर्फ खुरम ने ज्यादती की? जी। बाकी किसी ने ज्यादती नहीं की? नहीं, खुरम यानी ने कि आप ज्यादती का इल्जाम सिर्फ खुरम पर लगा रहे हैं जी, और जी। बाकी उसके साथ मुलव्वस है तशद्दुद करने में या उसके जुर्म को छुपाने हाँ में? जी, ये आप कह जी रहे हैं। हाँ। जब आपको इन्होंने कहा कि आपके बच्चे ने डेक चोरी किया तो आपने उन्हें क्यों नहीं कहा कि तुम लोग पुलिस में जाके दरखास्त जमा करा दो? 4 साल तो मेरा बच्चा उन्हां दे कोल काम करदा सी, ठीक है। मेरे घर भी आउंदे सन, मेरे बच्चे लैके भी जांदे सन, चाह पानी भी पींदे सन। सुनी गल ते मैनू तो ना आखिया सा मुंडियां तो होरना जेहड़े ग्रुप इन्हां दे कोल रहिंदा सी कि असी बच्चियां तो पुछना है इहनूं लिजा के भाई डेक साडा चोरी होया है, किन्ने किन्ने कीता है, किहड़ा बंदा वो चोरी करन वाला, ये मुंडे जेहड़े ने विखावेगा सानू, ठीक है। मैनू इस तो जुल्म का नहीं सी पता कि इन्हें मेरे बच्चे नहीं मारना शुरू कर देना, मेरे बच्चे नाल इन्हें ज्यादा। मेरा बेटा चोर नहीं था, मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की। 2.5 सालों में जाहिर बात है उसकी याद तो आती होगी। याद तो दिन पर रात आती है। इनका एक बच्चा होवे उन्होंने किवें नहीं याद होनी बच्चे दी। मेरा दुनिया ते है की रह गया? मैं तो जिंदा लाश लगा फिरना, सारी दिहाड़ी सोचदे गुजर जाती, सारी रात सोचदे गुजर जाती कि मेरा एक बच्चा सी ना, बच्चियां दा वारिस कौन है सिवा रब। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो 3 साल से 2.5 साल से आप अदालत के चक्कर लगा रहे हैं, हाँ इसमें आपको क्या मिला? इससे जी ही मिलना, अदालत ने 4 बंदियां दी जमानतां कर छड़ियां हाई कोर्ट ने, ठीक है। DN दी रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दे। और जो गिरफ्तार है वो कौन है? वो खुरम है? नहीं जी, खुरम की भी जमानत होगी जी, वो बाबर है जी, छोटा बेटा सदीक। अच्छा, वो गिरफ्तार है? हाँ जी, वो गिरफ्तार है। हाँ जी। तो अभी आप केस की जो कार्रवाई हो रही है अदालत में, जो पेशरफ्त हो रही है, उससे आप मुतमईन हैं अभी? हाँ जी। आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ जी इंशाल्लाह, अल्लाह ते डोरियां सटियां ने सोने रब ते, उस हिम्मतां करनियां मैं गरीब दियां। अल्लाह अगे इल्तजा है, उनके अगे हथ जोड़ी खड़े हैं दिन पर रात, उनके अगे झुकते पे कि तू इंसाफ करना। नाज़रीन, इनको मैं यहाँ पर इस वक्त इंटरव्यू तो कर रहा हूँ, लेकिन ये हद तक जज्बाती हैं कि मुझसे बात भी नहीं कर पा रहे। और आप खुद ही इनकी हालत देख लीजिए कि क्या है एक ऐसे बाप की हालत जिसका वाहिद सहारा जो है वो से छीन लिया जाता है। रियाज साहब, अच्छा वकील साहब, मुझे बताइएगा कि इन्होंने ये जो कहा है कि मेरे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, उसे कत्ल करने से पहले, उस पर तशद्दुद करने से पहले, ये मेडिकल रिपोर्ट से बात साबित होती है? ये मेडिकल रिपोर्ट से साबित होती है। और जहाँ तक ज्यादती का तल्लक है, जिस वक्त ये FIR हुई उस वक्त ये हक़ाइक़ सामने नहीं लाए गए थे। उसकी वजह ये थी
चूँकि उसका तो अकलौता बेटा था, 13 साल का बच्चा, 5 बेटियों का वो बाप है। अच्छा, यानी कि FIR में ज्यादती का जिक्र नहीं है? FIR में ज्यादती का जिक्र नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनको पता नहीं था, क्योंकि इनको पता नहीं था और उस वक्त वो ऐसी हालत में भी नहीं थे और जो उनको सामने नज़र आया उन्होंने लिखवा दिया। अच्छा, ये जो इन्होंने मेडिकल एविडेंस की बात की, उसी हवाले से मुझे बताएं कि आपने कहा कि मेडिकल एविडेंस है मौजूद कि उस बच्चे के साथ ज्यादती हुई थी। आप मुझे बताएंगे कि क्या मेडिकल एविडेंस? मेडिकल एविडेंस ये मौजूद है कि जब डॉक्टर ने फाइनल ओपिनियन दिया 29 नवंबर 2011 को, तो उन्होंने ये वर्डिंग लिखी। मैं वर्डिंग आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द पॉजिटिव सीमन एनालिसिस suggestive of that he has been subjected to sodomy। अच्छा, ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं रिपोर्ट, ये केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट है, इसके अंदर ये तो लिखा हुआ है कि सजेस्टिव का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि ऐसा लगता है कि इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन कोई हतमी बात नहीं की गई है इस रिपोर्ट में। बाद में जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें क्या लिखा? जी, हतमी बात इसलिए नहीं की गई है कि डॉक्टर साहब को जितने सीमन्स मिले थे उन्होंने फाइनल लेबॉर्ट्री में भिजवा दिए, लेकिन जो स्वैब्स मिले थे बच्चे के ट्राउज़र से और बॉडी से वो इतने वीक थे कि कोई वो DNA जनरेट नहीं कर सके थे, इसलिए तमाम अक्यूज़ के DNA के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता था। जो मिले थे यानी कि वो टेस्ट के काबिल नहीं थे, वो वीक थे, टेस्ट के काबिल नहीं थे, वीक इतने थे उनके ऊपर लेबोरेटरी टेस्ट हो ही नहीं सकता था और यही बात वो इतना लेट हो चुका था। अब बताइए कि अब केस की क्या सूरत हाल? अब केस की ये सूरत हाल है कि इसमें गवाहान हाज़िर हैं और कुछ गवाहान के चीफ रिकॉर्ड हो चुके हैं, कुछ के हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अक्यूज़ड हैं उनमें से मोस्टली 5 में से 4 अक्यूज़ बेल पे हैं। तो अब इंशाल्लाह ये एक ऐसा केस है कि कोई डिले हो रही है केस में डिले जो होनी थी वो तो अब हो चुकी है, क्योंकि डिले का जो बेनिफिट था वो तो ऑलरेडी अक्यूज़ ले चुके हैं, उनकी डिले की वजह से ही बेल हो चुकी है। मुझे इंसाफ चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। वो खुलेआम फिर रहे हैं और मैं मजबूर हो के लोगों के बर्तन धो के अपना पैसा इकट्ठा करके मैं अदालत में लगा रहा हूँ। मर तो पहले ही गया सी, वो तो कितना बहाना लोगों बनाया हुआ सी, डांगा सूटे ना को मार रहे। मुल्जिमान के वकील एडवोकेट अमजद सईद ने इशारा करके मुल्जिम को एतराफ़ करने से मना कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। वो खुलेआम फिर रहे हैं और मैं मजबूर हो के लोगों के बर्तन धो के अपना पैसा इकट्ठा करके मैं अदालत में लगा रहा हूँ। मर तो पहले ही गया सी, वो तो कितना बहाना लोगों बनाया हुआ सी, डांगा सूटे ना को मार रहे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब मैं थक चुकी हूँ, मुझसे काम नहीं होता। रियाज हुसैन केस के अहम नकात के मुताबिक मुद्दई ने 9 अगस्त 2011 को दफा 302, 147 और 148 के तहत एक FIR थाना इकबाल टाउन में दर्ज कराई, जिसमें 5 मुल्जिमान जिनमें खुर्रम मसीह, उस्मान मसीह, बाबर मसीह, सिद्दीक मसीह और तारिक नामी शख्स को नामजद किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने 28 अगस्त 2011 को चालान अदालत में पेश किया, जिनमें तमाम मुल्जिमान को पुलिस की जानिब से जुर्म में मुलविस करार दिया गया। 5 मुल्जिमान में से 4 मुल्जिमान को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि एक मुल्जिम बाबर ताहाल जेर हिरासत है। रियाज हुसैन ने अपने बेटे के कत्ल की FIR में 5 मुल्जिमान को नामजद किया था, जिनमें से 4 अदालत से जमानत हासिल कर चुके हैं, जबकि एक मुल्जिम ताहाल जेर हिरासत है। लिहाजा हमने अदालत में मुल्जिमान से भी उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुल्ज़िम पार्टी के साथ हूँ, इनसे इनका भी मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सदीक है? हाँ जी, सदीक। और आपके खिलाफ ये 302 का और ज़्यादती का मुकदमा पेंडिंग है, दर्ज है, अदालत में ट्रायल चल रहा है। उनका कहना है कि उनका बच्चा जो है वो आपके घर में काम करता था और उसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई, फिर उसे कत्ल कर दिया गया, दुरुस्त है? नहीं, झूठ है। अच्छा, बच्चा घर काम नहीं करता था? नहीं करता था। यही आप गरीब आदमी थे, यही मुलाजिम की तरह। म्यूजिकल बैंड नहीं है आपके बच्चों का, उसके दोस्तों का, और वो उसमें साथ उनका हेल्पर नहीं था, उनके लिए मुलाजमत नहीं करता था? हेल्पर तो क्या करता था? वो वैसे ही आंदा से होते शुक्र मेले वास्ते, वो
डांस डूंस सीखता फिर डांस सीखने के लिए आता था। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? शिमली सानू उस गल का पता ही नहीं है। अच्छा, बच्चे पे तशद्दुद किया आपके बेटे ने उसके दोस्तों ने? नहीं, कोई उसके साथ ज्यादती हुई? उसकी लाश आपके घर से बरामद हुई? नहीं। ये बात तो पुलिस रिकॉर्ड में लिखी हुई है। वो लिखी फिर नो तो झूठ सच भी वो जो मर्जी कर सकते। बच्चे की लाश कहाँ से बरामद हुई थी? सानू नहीं पता है कि सानू उन्होंने यह है कि इन्हों का जो बाप है ना उन्हें नाम उत्थे साढ़े लिखवा के सानू नहीं पढ़वाया। क्यों लिखवाया उसने आपका नाम? यह नहीं पता। उन्हें बच्चे को जानते थे? नहीं, बच्चे ने मैं भी नहीं जान। बाप को जानते थे? नहीं। बच्चे ने कोई चोरी का, बच्चे पे कोई चोरी का इल्जाम लगा था आप लोगों की तरफ से? नहीं, मेरा डेक चोरी हुआ था? जी डेक चोरी हुआ था? हाँ जी आप कह रहे नहीं हुआ था? नहीं, मैं कहा मैनू नहीं पता है इस आपको गल। नहीं पता? आप कह रहे कि ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦਾ ਮਾਪਿਓ ਆਇਆ ਨਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਲਿਆ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ यानी कि वो माँ प्यो ने आप ही बच्चे ਨੂੰ तशद्दुद करके आप ही मारता उस तो बाद इन्ना गुस्सा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਬੱਚਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਸਮ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਸਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਗਵਾਹ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਸਰ ਕੋਈ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, वो बच्चा आपके साथ मुलाजमत नहीं करता था? सर करता सी मेरा शिगिर्द सी सर। यार आप लोगों के तो बयान आपस में नहीं मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुलाजमत नहीं करता था, आप कह रहे हैं अब 302 का मुकदमा चलते हुए 3 साल हो गए हैं आपके साथ आके यहाँ पे तारीखें भुगतते हैं उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि वो मुलाजिम था आपके साथ। आपके वालिद साहब है ना वो? जी ठीक है। तो 3 साल से आपके साथ इस मुकदमे में आ रहे हैं, बतौर मुलजिम पेश हो रहे हैं, तारीखें भुगत रहे हैं और अभी तक उन्हें यही नहीं पता कि वो मुलाजिम था या नहीं था। आप दोनों के बयानात आपस में तो नहीं मिल रहे? वो कहते हैं मुलाजिम नहीं था, आप कहते हैं मुलाजिम था। मुलाजिम नहीं होगा सी वो कहते हैं चोरी नहीं हुई थी, आप कहते हैं चोरी हुई थी। नहीं सर मैं ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣ ਆਸੇ ਸਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। जब इसको पकड़ के लाए आप तो फिर आपने इसको मारा? ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਤ करवाने के लिए? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ कोई तशद्दुद नहीं किया? नहीं सर। तो वो जो उसकी साढ़े बॉडी पे सामने उन्होंने तशद्दुद के निशानात हैं जो मेडिकल रिपोर्ट में लिखे हुए हैं, जो पोस्टमार्टम ਸਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ना ਹੋਣਾ तो फिर बाद में छुपा दिया ना आप लोगों ने ਸਰ आगे ਡੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रिकवरी ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ डंडे ਨਹੀਂ ते की निशान आएगा भाई? अपने बच्चे इन्होंने ने बच्चे ते जिस्म ते तशद्दुद दे निशान ने। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ अच्छा, ਸਕਦੇ डंडे पुलिस वालियां ने पेश कीते ने, पेश कीते उन्होंने ने। चेक कीता है ਹਾਂਜੀ तो फिर मतलब एक वाकया ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਹੋਇਆ ਸਰ ਘਰੋਂ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸਾਡੇ रिकवरी ਜਦੋਂ ਡੰਡੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ है तो लाश की किਵੇਂ नहीं हुई? ਪੁਲਿਸ पुलिस ਤੇ तो ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਂਸ ਲੈ ਕੇ पुलिस ਆਏ तो ਨੇ, यही खुद कहती है ना ले के मेरे आए ने। भाई, एक तरफ आप कहते हो कि हमारे घर में कोई वाकई नहीं हुआ और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमारे घर से जो डंडे बरामद हुए उन डंडों पे सर तशद्दुद के कोई निशानात ਸਾਡੇ नहीं है। ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਬਰਾਮਦ नहीं, मेरी बात सुनो ना। अपने दूसरी घरों तरफ आप डंडे कह रहे हो कि कोई सबूत नहीं है कि वो डंडों से हमने तशद्दुद किया, यानी कि वो जो आपके घर से रिकवरी हो रही है डंडों की, जिसे हम वेपन ऑफ ऑफेंस कहते हैं कानून की जुबान में, आप उसका सहारा लेकर कह रहे हो कि हमने कोई तशद्दुद नहीं किया, वो वेपन ऑफ सर, साढ़े घरों डंडे ऑफेंस। बरामद हुए, और अपने दूसरी कोलों तरफ आप बाहर कहते हो कि हमारे घर में कोई वाकई नहीं हुआ, तो फिर आप पे झूठा इल्जाम क्यों लगाएंगे? सर ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਇਆ 10 ਲੱਖ रुपया ਮੰਗਿਆ सुलह से। नाज़रीन, ये जो मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं ना, ये जो मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, इसको कानून की ज़ुबान में बोला जाता है थ्योरी ऑफ टोटल डिनाइल। इसको आप बोलते हैं टोटल डिनाइल कि मुझे नहीं पता, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि कैसे कत्ल हुआ, किसने किया, किसने तशद्दुद किया, लाश कहाँ से बरामद हुई, मेरा कोई इसके अंदर हिस्सा नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं हुआ। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ टोटल डिनाइल कानून की ज़ुबान में। और ये जो मौक़िफ़ प्रेजेंट कर रहे हैं ये थ्योरी ऑफ टोटल डिनाइल का, लेकिन ये थ्योरी कभी कभी बहुत उलट पड़ जाती है मुलजिम को, जब ताने बाने जो हैं पुलिस की तफ्तीश में वो उस वारदात के मिलते हैं मुलजिमान के साथ जाके। अब पुलिस की तफ्तीश ये कहती है कि ये लोग गुनहगार हैं, लेकिन आगे फैसला अदालत ने करना है कि वो जो पुलिस की तफ्तीश जिन तानों बानों की बुनियाद पर कहती है कि ये लोग गुनहगार हैं, वो तफ्तीश दुरुस्त है या वो गलत है। आपका क्या नाम है? उस्मान उस्मान, तुम भी शामिल थे इस कार्रवाई? उतो मैं मौके पर मौजूद था उस टाइम।
ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਦਈਆ ਨੇ ਨਾਲ कौन से मौके नाम पे लिखवा मौजूद देता। थे? किस मौके की बात कर? ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮਿਲਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। उस मौके पे जब पुलिस आई और वहाँ से लाश बरामद आई है, उसी मौके पे तुम भी मौजूद थे? ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। मौके पे आके एसएचओ ने लाश का मुआयना किया सी? ਲਾਸ਼ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ एसएचओ सी या एएसआई सी या एसआई सी या एसएसपी सी पुलिस दे किसी बंदे ने किया सी मुआयना? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ 10-15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਨਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਰ, ਤੂੰ ਮੈਂ- ਕਿਹਾ ਨਾ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਸਰਜੀਦਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੇ ਕਿ ਘਰ ये जो बात कर रहे हैं ना नाजरीन, ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ये अब देखो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों के बयान एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। आप कहते हो कि हमारे घर में कोई वाकया ही नहीं हुआ, लाश बरामद नहीं हुई। ये बंदा कह रहा है कि मैं मौके पर मौजूद था, मैं मौके पर एक सेकंड मेरी बात पूरी सुन लो। ये बंदा कह रहा है कि मैं मौके पर मौजूद था, पुलिस आई है तो लाश का मुआयना या एसएसपी या एसएचओ साहब कर रहे थे। अगर ये वाकया हुआ ही नहीं आपके घर में तो लाश वहां पे कहां से आ गई और पुलिस ने कैसे मुआयना कर लिया? नाजरीन, बैरिस्टर एहतशाम की जानिब से किए जाने वाले मुल्जिमान के इंटरव्यू के दौरान जब मुल्जिम उस्मान ये एतराफ़ करने लगा कि वो उस वक्त घर में मौजूद था जिस वक्त पुलिस बच्चे की नाश का मुआयना करने आई, तो उसी वक्त जैसा कि फुटेज से वाज़े है मुल्जिमान के वकील एडवोकेट अमजद सईद ने इशारा करके मुल्जिम को एतराफ़ करने से मना कर दिया। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ लाश का मुआयना भाई जी, लाश का मुआयना पुलिस कर चुकी सी या नहीं कर चुकी? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? मुझे इंसाफ चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। वो खुलेआम फिर रहे हैं और मैं मजबूर होकर लोगों के बर्तन धो के अपना पैसा इकट्ठा करके मैं अदालत में लगा रही हूँ। नाज़रीन, अब मैं मुल्ज़मान के जो वकील हैं एडवोकेट अमजद सईद साहब, उनके साथ मौजूद हूँ। इनसे जानते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका केस क्या है, मुल्ज़मान का केस क्या है। जी अमजद सईद साहब, अगर ज़्यादती वाला जो मामला है उसको हम नज़रअंदाज कर दें तो 302 का मामला तो स्टैंड फिर भी करता है। डेफिनेटली करता है, क्यों नहीं उसके करता। बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पे तो उनका कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन आ रहा है। एक कहता है कि मौके पे मुआयना करी थी लाश का पुलिस, दूसरा कहता है हमारे घर में वो कोई नहीं हुआ। टोटल डिनाइल की पॉलिसी अपना रहे नहीं, हो। उनको आपका समझाने में या क्वेश्चन करने में और उनको क्वेश्चन के समझने में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। वो ये कह रहे थे, जो उस्मान है वो ये कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ और अपनी छोटी बच्ची 6 माह के साथ अपने जो है ससुराल वालों के घर पे आया हूँ। वहाँ पे पुलिस वालों ने रेड की है और रेड करके मुझे भी वहाँ पे इन मुल्ज़िमों के साथ मुझे उठा के ले गए हैं। उसने ये कहा है कि जी मेरे सामने लाश का मुआयना हो रहा था, पुलिस का कोई एहलकार या अफसर उस वक्त लाश का मुआयना कर रहा था। वो लाश का मुआयना उस वक्त कर रहे थे जब इनको थाने में लेके गए हैं। अच्छा, ये वहाँ की बात है। ये आप उसकी वजाहत दे रहे हैं आगे? मैं उसकी बात को आगे के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि लाश का मुआयना करें, ये लाश का मुआयना वो जो है वो थाने में हुआ। देखिए अमजद साहब, हमारा मकसद किसी को गुनहगार या बेगुनाह साबित करना तो है नहीं यहाँ पे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक मामला अगर 3 साल से तवालत का शिकार है अदालत में तो उसका फैसला हो जाए। तफ्तीश में ये लोग गुनहगार साबित हुए कि नहीं? आयु ने किया गुनहगार, अब ये कोर्ट ने डिसाइड करना है, सजा देनी है, इन्हें बड़ी करना है। ये जो फैसला करना है कोर्ट ने करना है। ज्यादती करना इटसेल्फ एक जुर्म तो है ना। ज्यादती किसने किया, हमने तो नहीं पता ना किसने किया। चलें, किसने किया वो बात का सवाल है। पहले तो हम ये आपस में बहस कर रहे हैं कि हुई है कि नहीं हुई। ये तो मुझे तो नहीं पता हुई है कि नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हमने मुल्ज़िमान देखा के है, वकील हैं, हम आप मुल्ज़िमान के बताइए वकील कि तो हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है? वो तो कहते हैं कि हुई है हमारे बच्चे के साथ सही, तो ये आप तो कोर्ट बताइए ने कि डिसाइड हुई है करना कि नहीं हुई है। मैं कहता हूँ नहीं हुई। अभी आप कह रहे थे मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ नहीं हुई। अब आप कह रहे हैं मुझे नहीं।
मैं कहता हूँ नहीं हुई। अभी आपने बोला है, खुद बोला है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं। मैरिट की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो अपना लॉ मैरिट्स पे जो अपना मिसल कह रही है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ ना आपको। अब आप कहते हैं कि नहीं हुई, ये आप किस बुनियाद पे कहते हैं? अगर हम लोगों ने की होती, हम 5 मुल्जमान ने की होती, तो हम 5 मुल्जमान का फोरम पे इल्जाम देते हैं। चले जी, मैं कहता हूँ मैं 5 का कह देता हूँ। नहीं, हम एक की बात चले, आप फोरम की है तो ये इन्होंने फोरम के सैंपल्स क्यों नहीं लिए? अब इन्हें पता था तो लिए, मगर सैंपल्स तो लिए, उस पे मेडिकल रिपोर्ट भी आई है कि नहीं आई? और मेडिकल रिपोर्ट पे ये नहीं लिखा गया कि सैंपल्स नहीं लिए। हाँ जी, तो क्यों नहीं लिए? ये तो आयोग का काम था, अगर की होती तो लेता आयोग। तो ये तो फिर प्रोसिक्यूशन की गलती है, हमारी तो नहीं है। तो उसका फायदा आपको हो जाएगा डेफिनेटली। कोर्ट ने फैसला करना है ना, मैं कह सकता हूँ ठीक है ना मैं कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, ये अमजद सईद साहब थे, एडवोकेट हैं, वकील हैं, मुल्ज़िमान के, मुल्ज़िम पार्टी के, और इन्होंने बहुत सी बातें की और आपने वो सारी बातें सुनी हैं। बहुत सारी कानूनी बातें थी, आई होप कि हमारे नाज़रीन की समझ में आई होंगी। लेकिन यहाँ पर हम कानून के साथ साथ इखलाकियात की भी बात करते हैं और उस हवाले से भी मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। अब फैसला जाहिर है कि अदालत को करना है, लेकिन आई एम श्योर कि आज के प्रोग्राम में, इस डिस्कशन में, इन इंटरव्यूज़ में जो हमने कंडक्ट किया है, एक चीज़ सामने आई होगी और वो ये है कि हमारी प्रोसिक्यूशन में बहुत सारी खामियां हैं, पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम में खामियां हैं, अदालती निज़ाम में खामियां अपनी जगह, लेकिन जब तक अदालत तक बात पहुंचती है, तफ्तीश होती है, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे सुकम हैं, बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, नाअहली है, नालायकी है, करप्शन है, बदउनवानी है, जिसकी बुनियाद पर अक्सर जो है वो गुनहगार कानून की जो गिरफ्त है उससे निकल जाता है और कभी कभी बेगुनाह फंस भी जाता है। लेट्स होप कि बेहतर हो जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं स्टूडियोज़ में मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा ज़हीम कादरी साहब, और उनके साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अफजल साहब ने, जो कि माहिर कानून है। क्योंकि आज के प्रोग्राम में प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश का जो निज़ाम है पुलिस का, उसके हवाले से बहुत सारे सवालात उठे हैं, तो उस पर बात करेंगे कि इसको बेहतर बनाने के लिए क्या कानून साजी की जा सकती है। ज़हीम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा ज़हीम साहब, सबसे पहला सवाल, बिफोर आई गेट टू द प्रोसिक्यूशन और द इन्वेस्टिगेशन या फिर लेजिस्लेशन के कानून साजी से हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, पहला सवाल ये है कि वजारत कानून का जो पोर्टफोलियो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को क्यों दे दिया वफाक में? नहीं, पूरा पैराफर्नेलिया है उनके नीचे, अटॉर्नी जनरल हैं, सेक्रेटरी लॉ हैं, तमाम लोग हैं। तब्दीली आई थी कैबिनेट में तो इसलिए वो पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास था, और जब ज़रूरत महसूस की गई तो वो दे दिया गया परवेज़ रशीद साहब को। तो बहरहाल सिस्टम इन वोग इन फैशन है, तमाम इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं और कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि एक टेक्निकल जो है वो मिनिस्टर मौजूद हों। बहरहाल ये एक चीज़ से मुझे इख्तलाफ है, आपने जो अपनी बात कही है ना, उसमें जो आपने एक स्टेटमेंट पास किया ना कि तमाम इदारे बिल्कुल ठीक काम करें या ठीक काम करें, आपने कहा मुझे इससे इख्तलाफ है, क्योंकि ज़हीम साहब मैं हर मंगल को समा न्यूज़ पे प्रोग्राम करता हूँ और अदालतों में तो काम ठीक नहीं हो रहा। अदालतों का काम लॉ मिनिस्टर का नहीं है, लेकिन अदालतों का ताल्लुक पुलिस के महकमे से है, इन्वेस्टिगेशन वहां पर होनी होती है, वो अपनी तफ्तीश करते हैं, फिर चालान अदालत में जमा कराते हैं। उस तफ्तीश के निज़ाम में, आप सुन लीजिए प्लीज, उस तफ्तीश के निज़ाम में इतना नक्स है, इतने ज्यादा उसके अंदर सुकम है कि अदालत तक तो फिर जब बात पहुंचती है तो अदालत इंसाफ करने के काबिल नहीं रहती है एट सम टाइम्स। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तो फिर कैसे बेहतर करें? अगर इसको बेहतर करना है तो कोई प्रोफेशनल लॉ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है वफाक में? क्या एक्चुअली जो पुलिसिंग का निज़ाम है वो सूबाई हुकूमतों के पास है। सूबे में लॉ मिनिस्टर राना सनालो साहब मौजूद हैं। जी जी। पुलिस ऑर्डर और पुलिस से मुतालिक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में लेजिस्लेशन है वो पंजाब असेंबली ने करनी है, और ये पंजाब हुकूमत का काम है कि उसको करे, फेडरल गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। On that point, I'd like to come to you, बैरिस्टर अफजल साहब, आप क्या कहेंगे जो बात मैंने कही है, जो सवाल ज़हीम कादरी साहब से पूछा है कि वफाक में हमें एक प्रोफेशनल वजीर कानून की ज़रूरत है ताकि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन को हर सूबे में बेहतर बनाने के लिए हम लेजिस्लेशन कर सकें, कानून साजी कर सकें, तो आप इससे इत्तफाक करते हैं या फिर कोई ऐसे वजीर जिनके पास इंफॉर्मेशन का पोर्टफोलियो है उन्हीं को वजारत कानून भी दे दें? देखिए, मैं इसको इस तरह लूंगा कि जो प्रोसिक्यूशन है वो एक संगे मील है किसी भी केस को, फौजदारी केस को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अगर प्रोसिक्यूशन को हम प्रोफेशनली नहीं लेंगे
और उसमें सुकम रह जाएंगे किसी भी तरीके से, तो वो कतई तौर पर भी उसका इंसाफ नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पे इस प्रोग्राम में हमने जो मुकदमा उठाया है उसके अंदर हमने देखा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो खामियां थी उसका खमियाजा मुद्दई को भुगतना पड़ा। मिसाल के तौर पर अगर ज्यादती का केस है, इसमें ज्यादती का अंसर मौजूद है और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सैंपल्स नहीं भेजे हैं लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, जिसकी वजह से केस कमजोर किसका हुआ है? मुद्दई का। अब मुद्दई बेचारा खुद तो नहीं तफ्तीश को समझता, तो ये इन्वेस्टिगेशन को कैसे बेहतर बनाए? क्या लेजिस्लेशन करें या जरूरत है लेजिस्लेशन की? चले मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ जी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में और प्रोसिक्यूशन में दोनों ही में जो है वो लेजिस्लेशन की बहुत जरूरत है। हम 100 साल से ज्यादा से पहले वाले कवानीन को आज भी अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं और इस तरह हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कमजोरियां जो हैं उसको अच्छा, ज़हीम साहब आपने बैरिस्टर साहब की बात सुनी, बैरिस्टर अफजल साहब की, आपकी तरफ वापस आऊंगा। मुझे बताइएगा कि ये बात आप तस्लीम करते हैं कि आपकी हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उससे भी पहले जो हुकूमत थी वो एक डिक्टेटर की थी और उसके हवाले से हम कहते थे कि ये कानून के खिलाफ है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि पुलिस ऑर्डर 2002 का जो आया वो उसी दौरे हुकूमत में आया। उसके बाद जो जमहूरी हुकूमतें आई हैं बाशमूल आपकी हुकूमत के, पुलिस का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए या इन्वेस्टिगेशन बेहतर बनाने के लिए वो कोई खास कानून साजी नहीं कर सकी हैं। आप ये तस्लीम करते हैं? मैं समझता हूँ कि वो पुलिस ऑर्डर लाकर इस मुल्क के साथ उतना ही बड़ा जुल्म किया गया है जितना पीसीओ और मार्शल लगा के किया गया। वो पुलिस ऑर्डर आज पुलिस की तमाम तर खराबियों की जड़ है। आपने कहा ना कि पुलिस ऑर्डर 2002 जो है वो बड़ा नुकसानदेह है। हमने तो देखा कि ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने अलहदा कर दिया तो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी प्रोफेशनल हो गई। पहले नुकसान हुआ उसका, कैसे नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज डुअल चार्ज है लोगों के पास। जो पुलिस के प्रोफेशनल लोग हैं वो ये जानते हैं कि ये सबसे बड़ा जुल्म है। पकड़े कोई, मौके पे कोई मौजूद हो और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन को दे दे, जो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। जब तक भाई तभी तो हमने इसको दुरुस्त तो हमारे मुल्क में तो ज़हीम साहब यूनाइटेड नेशंस भी आके इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, स्कॉटलैंड यार्ड भी आके हाई प्रोफाइल केसेस में, जिस तरह से मोहतरमा का केस था मर्डर का, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और हम उसको तो बड़े फख्र से कोट करते हैं। तो अगर कोई बंदा जाए वकुआ पे मौजूद नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है, ये आर्ग्यूमेंट जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं। मैं इस पे अलहदा बात कीजिए, अलहदा प्रोग्राम रख लीजिए। आप एक नेकी कर दीजिए प्लीज, ये बहुत बड़ी फेवर होगी आपकी। यकीन कीजिए कि अगर आप चीफ मिनिस्टर तक इतनी बात पहुंचा दीजिए आज के प्रोग्राम के बाद कि जो लेबोरेटरीज है ना जहां पर टेस्ट केमिकल एग्जामिनर की जो जहां से रिपोर्ट आती है या फिर इसके अलावा दीगर जो रिपोर्ट्स आती हैं या फिर फोरेंसिक लेबोरेटरी जो है वहां पर रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है सैंपल, 1-1, 2-2, 2.5 साल रिपोर्ट ही वापस नहीं आती और जब वो वापस आती है तो उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं रहती, उसका कोई कानूनी वक़्त नहीं रहती और फिर अदालत में उसकी बेसिस पे कन्विक्शन भी नहीं होती है। प्लीज ये लेबोरेटरीज के निजाम को किसी तरह ठीक करवा दें, ये हमारा पैगाम पहुंचा दें। नहीं, आपका पैगाम पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपने दुरुस्त फरमाया कि लेबोरेटरीज की रिसोर्स बिल्डिंग होनी है और होनी चाहिए। हमने पाकिस्तान की तारीख में भाईजान पहली फोरेंसिक लेबोरेटरी बनाई है लाहौर में। अवेलेबल जो रिसोर्स है अगर वो बढ़ जाए, लेकिन आपको उसकी परफॉर्मेंस पता है जिले में होनी चाहिए। आपने कब बनाई है फोरेंसिक लेबोरेटरी ज़हीम साहब? जी कब बनी है ये? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आपको उसकी परफॉर्मेंस पता है उस फोरेंसिक लेबोरेटरी की जिसके बारे में आप इतने फख्र से कह रहे हैं कि हमने पहली फोरेंसिक लेबोरेटरी बनाई है? इसलिए परफॉर्मेंस पता है कि उस फोरेंसिक लेबोरेटरी पर पूरे पंजाब का बर्डन है। वहां पर करप्शन और बदअनवानी का ये आलम है ज़हीम साहब के सैंपल्स बदल जाते हैं, वहां पर सैंपल्स बदल जाते हैं सर। बहुत सारी उनके पास रिपोर्ट्स हैं पूरे पंजाब का बल्कि पूरे पाकिस्तान का प्रेशर है। वो पाकिस्तान की पहली फोरेंसिक लैब है प्रॉपर और उस पर पूरे पाकिस्तान का बर्डन है। पूरे बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, जिनका उन्होंने जवाब देना होता है। बैरिस्टर साहब, एनी लास्ट वर्ड दैट यूड लाइक टू से? मेरे ख्याल में जो आज अदालतें काम कर रही हैं वो सिर्फ इसी एंगल को मद्देनजर रखती हैं कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिल जाए, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे अदर मैटर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व किए हुए होते हैं और उनको ये पता समझ होती है कि दोनों तरफ से झूठ का परिंदे जो है वो लेके आए हुए हैं और कानून के सुकम की वजह से, लेजिस्लेशन ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो दरमियान में अटके हुए हैं।
नाज़रीन, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपसे गुजारिश की थी कि आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो तफ्तीशी निज़ाम है उसमें क्या सुकम है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने आपको दिखाया, मिसाल के तौर पर ये केस तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपके सामने रखा, जिसमें जो मुलजमान के वकील थे उन्होंने ये कहा कि मुलजिम के सैंपल्स नहीं भिजवाए गए मेडिकल टेस्ट के लिए, और अगर नहीं भिजवाए गए तो वो पुलिस का कसूर है। कसूर तो वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि पुलिस का, लेकिन उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? उसका खमियाजा मुद्दई भुगतेगा। तो जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा, हम अपने तफ्तीश के निज़ाम को और साथ ही साथ अपनी प्रोसिक्यूशन को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक इंसाफ में रुकावट बनी रहेगी। लिहाजा मेरी गुजारिश है ना सिर्फ हुकूमत से, बल्कि वो लोग जो हिज़्ब मुखालफत में बैठे हैं उनसे भी कि हर कोई अपना अपना किरदार अदा करे, नई लेजिस्लेशन करें, कानून साजी मुतारिफ कराएं और हम अपनी प्रोसिक्यूशन को और तफ्तीश के निज़ाम को बेहतर बनाएं ताकि इंसाफ बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपका मुकदमा भी तवालत का शिकार है और अदालती निज़ाम से जुड़ी आपकी उम्मीदें कम होती जा रही हैं, तो हमारे टेलीफोन, फेसबुक और ईमेल पर हमसे राब्ता करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 042357849393। हमारा ईमेल एड्रेस mic@sama.tv या फेसबुक पर हमें ज्वाइन करें facebook.com/इंसाफ चाहिए।